प्रश्न संख्या 91। लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, वैसे तो यह एक अहिंसक आंदोलन था, फिर भी कुछ एक जगह हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। पहला अगर पार्ट देखा जाए इसका तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि लाल कुर्ती आंदोलन जो कि खान अब्दुल खान के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, विशुद्ध रूप से देखा जाए तो एक अहिंसक आंदोलन था। वह अहिंसक आंदोलन था, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो खान अब्दुल खान गफ्फार थे, महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसीलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के ध्वज और अपने स्वयं सेवकों के साथ इस आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भाग लिया हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आप देखेंगे लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में देखा जाए खुदाई खिदमतगार के नाम से यहाँ पे चलाया गया था। खुदाई खिदमतगार आपको मैं बता दूँ, यह एक फारसी शब्द है। यह एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक, ईश्वर के बनाई हुई दुनिया के सेवक। और इसी से खान अब्दुल खान के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन को यहाँ पे को रिलेट करके चलाया जा रहा था कि हम बिल्कुल क्या है, यहाँ पे ईश्वर के बनाई हुई दुनिया के पूरी तरीके से हम सेवक है। इसमें हिंसा का किसी भी प्रकार से स्थान नहीं है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे 2। दूसरा है यहाँ पे, गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के संबंध में प्रसिद्ध वैद्य कौन है? चरक है, च्यवन है, धन्वंतरी है, कंडरप है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2 नाम है, चरक और धन्वंतरी। दोनों का संबंध यहाँ पे हो जाएगा आयुर्वेद से। लेकिन पूछ क्या रहा है यहाँ पे, गुप्तकालीन युग में। तो गुप्तकालीन युग में जब पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारों में 9 रत्नों में से कौन थे? धन्वंतरी भी थे। ध्यान रखिएगा, धन्वंतरी भी थे यहाँ पे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक। यह आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य भी थे। चरक की बात करें, इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क के राजवैद्य थे, और इनके द्वारा रचित एक संहिता जिसका नाम है चरक संहिता, चरक संहिता, जो पूरी तरीके से एक आयुर्वेद ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गुप्तकालीन से संबंधित धन्वंतरी। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने और खलीफा को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए यहाँ पे मजबूर करना था। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पे सेवरे की संधि यहाँ पे लाई गई थी। सेवरे की संधि यहाँ पे लाई गई थी, और इस संधि की कठोर शर्तों के अनुसार मुसलमानों को मैंने कह सकते हैं कि मुसलमानों ने इसमें अपना घोर अपमान समझा कि अंग्रेज़ों के द्वारा हमारा घोर अपमान यहाँ पे किया गया था, मतलब किया गया है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलना और खलीफा को उसके पूर्व की स्थिति में बहाल करने के लिए मजबूर करना था। इसीलिए पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट होगा। दूसरा है यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एम ए अंसारी, सैफुद्दीन किचली और अली बंधु इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। चूँकि भारत में जो मुसलमान थे तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश रवैये से परेशान थे, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, जिसका नेतृत्व देखा जाए तो खिलाफत नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त रूप से किया हुआ था। इसमें जो भी नाम दिया हुआ है इस पे देखेंगे तो इसमें कांग्रेस के भी कुछ नाम है और इसके अलावा खिलाफत के भी, ठीक है, जो भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों यहाँ पे नेता मौजूद हैं। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का विलय हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1919 यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में, ध्यान रखिएगा 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का विलय हो गया था। इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम ने सरकार को अधिकतम 3 साल तक बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और कैद करने की बेलगाम यहाँ पे शक्तियाँ दी। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं होगा, ये पार्शियल सही है। चूँकि मैं आपको बता दूँ इस सरकार को अधिकतम 2 साल तक, यहाँ पे कितना दिया है 3 साल तक, तो ओनली 2 साल तक बिना मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और कैद करने की बेलगाम शक्तियाँ दी गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट जो उत्तर यहाँ पे ए तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। दूसरा है यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड का दिन जो था बैसाखी था, जो पंजाब और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय फसल उत्सव था। ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट होगा, चूँकि 13 अप्रैल 1919, ये डेट आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसी दिन बैसाखी थी, जो पंजाब और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय फसल उत्सव भी था। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, जब बैठक चल रही थी तब यहाँ पे देख पा रहे माइकल ओडायर और जो जनता को सबक सिखाने के लिए घटना पर पहुँचे थे और इसी ने भीड़ पर गोलियां चलाने के लिए अपने साथ लाए गए 90 सैनिकों को यहाँ पे ध्यान रखना है, आदेश यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि माइकल ओडायर यहाँ पे जो मेंशन जो किया गया है माइकल ओडायर, ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि माइकल ओडायर उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जो गोली चलाने वाला था उसका नाम था, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। एडवर्ड से आप समझ जाइएगा, एडवर्ड हैरी डायर, जो जनता को सबक सिखाने के लिए भीड़ पर गोलियां चलाने के लिए अपने साथ लाए गए 90 सैनिकों को आदेश यहाँ पे दे दिया था। इस प्रकार देखें तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी देखेंगे तो जो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था, ठीक है, इसमें लगभग सारे बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे मौजूद थे। और बेसिकली देखा जाए, ठीक है, अमृतसर के स्थानीय निवासियों ने उस दिन इसीलिए बैठक आयोजित करने का फैसला किया था, जिसमें स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले 2 नेता, इन नेताओं का नाम आपको ध्यान रखना है। सत्यपाल, पहला नाम है यहाँ पे सत्यपाल, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू को बंदी बनाए जाने और रॉलेट एक्ट को लागू करने के विरोध में चर्चा की गई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार को बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्तियों से यहाँ पे लैस था। ठीक है, भीड़ में पूरी तरीके से पुरुष और बच्चे यहाँ पे शामिल थे। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे 2। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल यहाँ पे 2। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का खाका मौजूद था। यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेटमेंट जो दिया है, क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का खाका मौजूद था। पहले हम लोग देख लेते हैं सारा ऑप्शन। इस मिशन में संविधान का निर्माण पूरी तरीके से भारतीय हाथों में होना था। तीसरा है यहाँ पे, इस मिशन के प्रावधानों के अनुसार भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना रहेगा। तो देखिए तीसरा तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे गलत होगा। ध्यान रखिएगा, तीसरा गलत क्यों यहाँ पे होगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट में साफ साफ यह यहाँ पे बताया गया था कि स्वतंत्र भारत राष्ट्रमंडल से यहाँ पे हट सकता है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत राष्ट्रमंडल से यहाँ पे हट सकता है। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है तीसरा पूरी तरीके से यहाँ पे सही नहीं होगा, पूरी तरीके से सही नहीं होगा। अब यहाँ पे जो नंबर 1 स्टेटमेंट है, क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का खाका मौजूद था, ये भी यहाँ पे सही होगा। क्योंकि जो क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार से थे, जैसे कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को पूर्ण बाहरी और आंतरिक स्वायत्ता के साथ, अर्थात कह सकते हैं डोमिनियन स्टेट का यहाँ पे दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि देखा जाए यह क्राउन के प्रति एक सामान्य निष्ठा द्वारा यूनाइटेड किंगडम और अन्य डोमिनियन से पूरी तरीके से जुड़ा होगा। युद्ध में भारत के या फिर जो भी संविधान होगा, भावी संविधान जो तैयार करने की शक्ति के साथ एक संविधान सभा की यहाँ पे स्थापना की जाएगी।
लेकिन यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि इस मिशन में संविधान का निर्माण पूरी तरीके से भारतीयों के हाथों में होगा, एक स्टेटमेंट बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना था। रियासतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और नए संविधान से सहमत नहीं होने वाले प्रांतों को प्रस्तावित संघ से खुद को बाहर रखने का क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो खाका खींचने का ही कहीं न कहीं रूप से यहाँ पे कार्य कर रहा है। ऐसे प्रांत अपना आसानी से अलग संघ बनाने का, ठीक है, मतलब उनके पास राइट होगा, अधिकार होगा, और ब्रिटिश सरकार भी उन्हें राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से आमंत्रित करेगी ही करेगी। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तीसरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा, चूँकि इसमें दिया है कि इस मिशन के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बना रहेगा, जबकि ऐसी कोई यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन नहीं था इसमें। तो करेक्ट उत्तर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बी, ध्यान रखेंगे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाषित करना, यह भी गलत है। राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना, गलत है। भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना, अब 3 गलत हो गया तो चौथा तो करेक्ट होगा ही होगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कर लें बटलर समिति के बारे में, बटलर समिति के बारे में, जिसे भारतीय राज्य समिति के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारतीय पूछा जा सकता है, भारतीय राज्य समिति के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। 1927 में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य की सर्वोपरि शक्ति और रियासतों के शासकों के बीच संबंधों की जांच और स्पष्ट करने के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय, ध्यान रखिएगा, 3 मेंबर वाली ये पूरी तरीके से टीम थी। सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें देखा जाए सर विलियम सीरल होल्सवर्थ और सिडनी पील भी इसमें यहाँ पे शामिल थे, जिन्होंने 16 राज्यों का, उस समय के 16 राज्यों का दौरा किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई थी। संप्रभुता और सर्वोच्चता का प्रश्न को लेकर जो ब्रिटिश राज द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों या नियंत्रण के संदर्भित करता है, रियासतों के संदर्भ में उस समय अपरिभाषित था और रियासतों के बीच इसी शब्द को यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, इसकी मांग बढ़ रही थी, तो इसके लिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से किस इमारत को शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है? बुलंद दरवाजा, पंचमहल, हिरन मीनार, जामा मस्जिद। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, जामा मस्जिद। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। फतेहपुर सीकरी भारत में विश्व विरासत स्थल में देखा जाए 17वीं सदी की यह एक मस्जिद है, जो पूरी तरीके से, ठीक है, यूनेस्को में कह सकते हैं कि शामिल है। इसका जो निर्माण है देखा जाए मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1571 से लेके लगभग 1585 तक, इसी टाइम पीरियड के दौरान इसका निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि दी गई थी। वह अपने न्यायप्रिय और धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहब को सोने से मढ़वाकर स्वर्ण मंदिर में यहाँ पे बदल दिया हुआ था। उपरोक्त कथन संबंधित है, बहुत फेमस नाम है, अमरिंदर सिंह है, बंदा सिंह बहादुर, महाराजा खड़क सिंह, इसके अलावा रणजीत सिंह। अब इस तरह का इतना बड़ा जो आमूल चूक जो परिवर्तन है, यही शासक कर सकता है, जो पंजाब का काफ़ी ही योग्य शासक कर सकते हैं, रणजीत सिंह। ध्यान रखिएगा, रणजीत सिंह लगभग देखा जाए 4 दशकों तक 1801 से 39 तक पंजाब पर शासन करने वाले रणजीत सिंह को पंजाब के शेर पंजाब की उपाधि दी गई है, क्योंकि उन्होंने लाहौर के अफगान आक्रमणकारियों को यहाँ पर रोक दिया था और उनकी मृत्यु तक देखा जाए तो पूरी तरीके से जो लाहौर था
ये यहाँ पे राजधानी बना हुआ था। उनके शासन के दौरान पंजाब 6 नदियों का क्षेत्र था, जैसे कि ऊपर से देखा जाए हम लोग, ठीक है, जो भी नदियाँ यहाँ पे चेलम हो गया, सॉरी ठीक है, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ब्यास, सतलज है, रावी है। इसके अलावा इसमें सिंध को भी यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। सिंध को एंशियंट वगैरह में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। तो इसमें 5 नदियाँ तो पंजाब वाली है, एक सिंध वाली है, और उसमें एक सरस्वती नदी को भी शामिल कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बताया, 6 नदियों का पूरा ये क्षेत्र हुआ करता था, आज भी है। महाराज अपने न्यायपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए जाने जाते थे, इसीलिए उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों की या फिर दोनों को यहाँ पे शक्तिशाली स्थान, एक बड़ा जो पद सब यहाँ पे दिया गया था। उनके द्वारा हरमंदिर साहब में या फिर हरमंदिर साहिब को सोने से मढ़वाकर स्वर्ण मंदिर में बदल दिया गया था। इसीलिए तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे जस्टिस पार्टी और स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए थे। जस्टिस पार्टी और स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने द्रविड़ कजगम लॉन्च किया। वह 1924 के वैकोम सत्याग्रह में शामिल थे। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया। उनके सुधार एजेंडे ने विश्वास, लिंग और परंपरा के मामलों पर सवाल उठाए। अब ऐसे जो प्रश्न है, देखिए यही जो प्रश्न है, कहा जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो मेंस की तैयारी के साथ साथ, ठीक है, मतलब थोड़ा इसको डीपली करने का प्रयास करें, इसी में आपका प्रीलिम्स की तैयारी भी यहाँ पे हो जाएगी। अब इस तरह का स्टेटमेंट है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आसानी से ऐसी जगहों पे रटने की ज़रूरत नहीं होती है। आसानी से आप एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट देख के आसानी से टिक कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा लग गया होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पेरियार। पूरा नाम है इनका पेरियार ईबी रामासामी। 1879 में जन्मे पेरियार को तमिलों की पहचान और स्वाभिमान को भुनाने के लिए चलाए गए आत्मसम्मान आंदोलन के लिए उनको यहाँ पे याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने द्रविड़ नाडु की एक द्रविड़ मातृभूमि की परिकल्पना की और एक राजनीतिक दल जिसका नाम है यहाँ पे डीके, द्रविड़ कजगम, इसी को बोला जाता है यहाँ पे द्रविड़ कजगम, डीके को यहाँ पे लॉन्च किया हुआ था। उन्होंने खुद को जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। 1924 के, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे 1924 के वैकोम सत्याग्रह के दौरान पेरियार की ख्याति तमिल क्षेत्र के बाहर भी धीरे धीरे फैलने लग गई और यह मांग करने के लिए कि एक जन आंदोलन था, निम्न जातियों के लोगों के प्रसिद्ध वैकोम मंदिर के सामने एक सार्वजनिक मार्ग का उपयोग करने का यहाँ पे अधिकार दिया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पेरियार निम्न, ठीक है, कह सकते हैं कि जाति के लोगों का भी ये आवाज़ उठाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आगे चल के देखा जाए पेरियार को, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ आंदोलन में भाग लिया, उनको 2 बार गिरफ्तार भी किया गया। 1940 के दशक तक आते आते पेरियार ने द्रविड़ कजगम की स्थापना की। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्रश्न दिया हुआ है जिसमें तमिल हो गया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ बोलने वाले बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इनका समर्थन किया ही किया। उन्होंने तर्क दिया हुआ था कि महिलाओं को स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, केवल बच्चा पैदा करने वाली नहीं, और जोर देकर उन्हें रोजगार के समान हिस्सेदार की यहाँ पे अनुमति दी जानी चाहिए थे। महिलाओं को लेके आवाज़ उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख पा रहे, लैंगिक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्काल ट्रिगर रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों के लिए बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति की मांग को थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी या फिर बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, या फिर इसको नेवी म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। नेवी म्यूटिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे हार्बर में बोर्ड शिप और किनारे के प्रतिष्ठानों पर रॉयल इंडियन नेवी ने
रॉयल इंडिया नेवी के कह सकते हैं भारतीय नाविकों द्वारा कुछ हड़ताल और बाद में विद्रोह शामिल किया गया था। खासकर इसका सबसे बड़ा जो कारण था जिसे पे मेंशन किया गया है, बेहतर भोजन और काम करने की स्थिति को मांग को लेके थी। आंदोलन जल्द ही ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में पूरी तरीके से बदल गया। भोजन से देखिए कहाँ तक चला गया उनकी डिमांड, स्वतंत्रता को लेके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हड़तालियों की, जो हड़ताल करने वाले लोग थे उनका यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया कि निंदा किया गया। अब पहला जो स्टेटमेंट है देख पा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी दूसरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि निंदा किया गया। देखा जाए तो केवल कम्युनिस्ट पार्टियों ने हड़तालियों का समर्थन किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, केवल कम्युनिस्ट पार्टियों ने हड़तालियों का समर्थन किया हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसकी यहाँ पे निंदा की हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये दे देखा है यहाँ पे कि किसने यहाँ पे इसका सपोर्ट किया हुआ था, तो कम्युनिस्टों के द्वारा इसका सपोर्ट किया गया था। ठीक है, दोनों के द्वारा यहाँ पे मतलब निंदा किया गया था। विद्रोह बम्बई क्षेत्र तक सीमित था। अभी मैंने बताया कि ये जो विद्रोह था जल्द ही पूरे ब्रिटिश भारत में एकदम फैलते जा रहा था, समर्थन मिल रहा था। इसीलिए तीसरा गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वेंट सोसाइटी के अध्यक्ष असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया, श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किया। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है खासकर ताशकंद घोषणा को लेके, आसानी से आप जाना चाहेंगे लाल बहादुर शास्त्री की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री देखा जाए, ठीक है, इन्हीं के द्वारा स्थापित जन सेवक समाज अर्थात लोक सेवक मंडल, लोक सेवक मंडल के आजीवा के सदस्य भी बने हुए थे। वहाँ उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और बाद में उसे या फिर उस सोसाइटी के क्या बन गए थे, यहाँ पे अध्यक्ष भी बन चुके थे और आगे चल के वे असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया हुआ था। उन्होंने दुग्ध को उत्पादन बढ़ाने के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। नए सर्वेंट सोसाइटी के अध्यक्ष मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, लोक सेवक मंडल हो जाएगा यहाँ पे। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। श्वेत क्रांति को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा देखा जाए उन्होंने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भी इसी के समय, ठीक है, मतलब इन्हीं के समय यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। 1964 में उन्होंने सिलोन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री उस समय कौन था, श्रीमाओ भंडार नायके के साथ एक समझौता पर भी हस्ताक्षर किया हुआ था। इस समझौते को श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट। अब शास्त्री लग गया तो ये आसान हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1964 में इस समझौते को, ठीक है, श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए हुए थे। इसीलिए चारों का चारों स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी, चारों नहीं, यहाँ पे चारों जो स्टेटमेंट है ये फिट बैठता है किस पे? लाल बहादुर शास्त्री पे। भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवादियों ने सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण के लिए यहाँ पे अभियान चलाया हुआ था। किसने चलाया हुआ था? तो यहाँ पे दिया हुआ है उदारवादियों ने। देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चरण का एक संकीर्ण सामाजिक आधार था और जनता ने एक निष्क्रिय भूमिका निभाई। ऐसा इसीलिए था क्योंकि शुरुआती राष्ट्रवादियों में जनता में राजनीतिक विश्वास की पूरी तरीके से कमी हुई थी, माने कमी थी कह सकते हैं। और जब कमी थी तो फिर जन भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। नरमपंथी इसके खिलाफ देखा जाए, ठीक है, उग्रवादी राजनीतिक स्थिति यहाँ पे नहीं ले सकते थे पूरी तरीके से, मजबूरी थी उनकी। लोगों की सामूहिक भागीदारी प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन की एक अनूठी, ध्यान रखिएगा, एक अनूठी यहाँ पे विशेषता थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए सामूहिक भागीदारी, इसमें तो मैंने बताया अभी सामूहिक भागीदारी तो इसमें थी ही नहीं,
लेकिन पहला यहाँ पे अभियान क्या किया जा रहा था, यहाँ पे भारतीयकरण के लिए अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा था। देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, जन भागीदारी की कमी के कारण नरमपंथी इसके खिलाफ उग्रवादी राजनीति की स्थिति यहाँ पे नहीं ले सकते थे। दो चीज़ें हैं, एक है उदारवादी, दूसरा है यहाँ पे उग्रवादी। अब स्वाभाविक सी बात है, देखिए जो भीड़ है उस समय अधिकतर भीड़ तो इसी को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आएगी, उग्रवादी। यही तो गांधी की खूबी है कि उदारवादी यहाँ पे गांधी खड़े हुए थे और फिर भी देखिए पूरी तरीके से भीड़ को, जनतंत्र को पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल भी किया, बल्कि सबको एक छत्ते के नीचे आके, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के लिए जिस प्रकार से वे दिशा निर्देश दे रहे थे वैसे सारे लोग मान रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल और केवल ये कोई यहाँ पे हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र जीवन की सांस है? राष्ट्र जीवन की सांस है। रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, अरविंदो घोष। उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को एक जन संघर्ष में बदलने की कोशिश की और विदेशी शासन से भारत की आज़ादी का नारा दिया था। अरविंदो घोष उसमें से एक थे, जिनके द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन की यहाँ पे सांस होती है, ये अरविंदो घोष के द्वारा बोला गया था। इस प्रकार देखा जाए तो चरमपंथियों ने भारत की स्वतंत्रता के विचार को भारत की राजनीति में केंद्रीय स्थान दिया और स्वतंत्रता का लक्ष्य देखा जाए तो आत्म बलिदान के माध्यम से प्राप्त करना था। आत्म बलिदान, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की हुई थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने यहाँ पे की हुई थी, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अध्यक्ष की जो अध्यक्षता एनी बेसेंट ने नहीं की थी, बल्कि एक उदारवादी जो नेता थे जिनका नाम था यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा यह किया गया था। इसने कांग्रेस में चरमपंथियों के पुनः प्रवेश का मार्ग यहाँ पे, ठीक है, प्रशस्त किया हुआ था। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है दूसरा, पहला गलत है। चूँकि लखनऊ 1916 का जो अधिवेशन था पुराने, ठीक है, मैंने कह सकते हैं कि जो भी सूरत अधिवेशन में जब विभाजन हुआ था 1907 में, नरम दल गरम पंथी, ठीक है, नरम दल गरम दल, ये यहाँ पे आपको मिलते हुए नजर आएंगे लखनऊ अधिवेशन के दौरान। फिरोज से मेहता जैसे नरमपंथियों की मौत ने नरमपंथियों और उग्रवादियों के पुनर्मिलन की सुविधा प्रदान की। तीसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फिरोज शाह की मृत्यु ने, जिन्होंने चरमपंथियों के उदारवादी विरोध का नेतृत्व किया था और पुनर्मिलन की सुविधा यहाँ पे, ठीक है, प्रदान कर दी थी। अंततः उग्रवादियों को कांग्रेस के खेमे में फिर से शामिल कर लिया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 2 और 3। सबसे पहले शुरू किए गए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम रूप में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह, जालियांवाला बाग हत्याकांड, अहमदा मिल हड़ताल, सत्याग्रह सभा की स्थापना। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 में हो जाएगा, जहाँ पे ब्रिटिश भारत के महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। पहला सत्याग्रह आंदोलन था एक गांधी जी का। जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें देखा जाए 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। अमृतसर के नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1918 में अहमदाबाद में था, जब उन्हें श्रमिक और मिल मालिकों के बीच एक विवाद में हस्तक्षेप करना पड़ा। और चौथे नंबर पे है यहाँ पे सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में, ध्यान रखिएगा, सत्याग्रह सभा की यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो करेक्ट उत्तर आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे 2, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक मांग रखी हुई थी? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल,
इसने अंग्रेजों की स्वशासन की मांग की। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए पहला जो स्टेटमेंट है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। यहाँ पे देखा जाए, लीग कांग्रेस के साथ संयुक्त संवैधानिक मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गई थी। कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडल पर मुस्लिम लीग की स्थिति को यहाँ पे स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 में ही किया गया था। इसने अंग्रेजों से स्वशासन की भी मांग की थी। ये भी बिल्कुल सही है। सरकार को इनके द्वारा बोला गया था कि यह घोषणा करनी चाहिए कि वह जल्द से जल्द भारतीयों को स्वशासन प्रदान करेंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होना चाहिए। अब यही जो है तीसरा, ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। सभी सदस्य, जिसमें बताया गया था सभी सदस्य नहीं, बल्कि निर्वाचित बहुमत के साथ विधान परिषदों का और विस्तार किया जाना चाहिए और उन्हें अधिक अधिकार दिया चाहिए, ठीक है। और वायसराय की परिषद के आधे सदस्य, हाफ सदस्य जो यहाँ पे भारतीय होने चाहिए था। पहला दूसरा करेक्ट होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट होगा। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की भारतीय प्रतिक्रिया थी। होम रूल लीग का आयोजन आयरिश होम रूल लीग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर किया गया था और उन्होंने आक्रामक राजनीति की एक नई प्रवृत्ति के उद्भव का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व किया था। जैसे केनी बेसेंट और तिलक जो इसके, ठीक है, इम्पोर्टेंट नेता थे। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने होम रूल लीग का यहाँ पे समर्थन किया हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय जैसे कि मेंशन भी है, और भी तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत सारे जो नेता थे जो होम रूल लीग का समर्थन कर रहे थे। दूसरा भी सही है। 1917 की रूसी क्रांति के कारण होम रूल लीग आंदोलन का पतन हो गया था। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 1917 की जो रूसी जो क्रांति हुई, ठीक है, उसकी वजह से होम रूल अभियान के लिए एक अतिरिक्त लाभ साबित हुई, ना कि ये पतन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 और 2। 3 तो यहाँ पे गलत है, 3 तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधानसभा परिषदों को गैर सरकारी बहुमत रखने की यहाँ पे अनुमति दे दी। प्रांतीय विधान परिषद को गैर सरकारी बहुमत रखने की यहाँ पे अनुमति दे दी। इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1909 के अधिनियम की जो विशेषता है, इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत, ध्यान रखिएगा, आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमत रखने की यहाँ पे अनुमति दी गई थी। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, गलत नहीं होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। इसने पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 1909 का आपको याद होगा, मार्ले मिंटो सुधार, ये भी करेक्ट है। इसने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, ठीक है, मैंने 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें लाया गया था संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार। इसीलिए यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। बाकी के ऊपर का जो स्टेटमेंट है 2 करेक्ट हो जाएगा, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1 और 2 दोनों। भारत के आधुनिक इतिहास में साबरमती आश्रम का क्या महत्व है? आधुनिक इतिहास में साबरमती आश्रम का क्या महत्व है? यह महात्मा गांधी के अंतिम निवास के रूप में कार्य किया हुआ था।
मैं आपको बता दूं, देखिए साबरमती आश्रम लंबी चौड़ी कहानी है, जिसे हरिजन या सत्याग्रह आश्रय के रूप में भी सत्याग्रह आश्रम के भी रूप में भी जाना जाता था। देखा जाए 1917 से लेके 1930 तक महात्मा गांधी का घर था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्रों में से एक था। लेकिन जो अंतिम जो निवास स्थान था ये नहीं था, अंतिम था यहाँ पे सेवाग्राम कॉटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेवाग्राम कॉटेज महात्मा गांधी के अंतिम निवास के रूप में यह सेवा किया हुआ था। गांधी जी के द्वारा 1946 में सेवाग्राम कॉटेज से दिल्ली के लिए रवाना हुए और फिर ये नोवाखली आगे चल के, ठीक है, जो नोवाखली आगे चल के चले गए थे। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर इस मार्च को, अर्थात ठीक है, इस मार्च को महत्वपूर्ण प्रभाव की मान्यता में भारत सरकार ने आश्रम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित किया हुआ है, बिल्कुल सही है। 1930 में इसी आश्रम से नमक सत्याग्रह यहाँ पे शुरू किया गया था। क्या इसी आश्रम से कहा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह यहाँ पे शुरू किया गया था, जो कि देखा जाए तो बिल्कुल ये करेक्ट होगा, चूँकि 12 मार्च, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के रूप में दांडी मार्च का जो नेतृत्व जो किया गया था, ठीक है, ये हो जाएगा साबरमती आश्रम से ही यहाँ पे किया गया था, साबरमती आश्रम से ही यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषणा किया गया है 12 मार्च को, ठीक है। ये टाइम पीरियड था यहाँ पे दांडी मार्च का, वही था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 अर्थात बी। स्वराज्यों की प्रमुख उपलब्धियों में से एक यह थी कि उन्होंने 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को, ठीक है, पास किया हुआ था, पराजित किया हुआ था। विधेयक किस बारे में था? विधेयक किस बारे में था? सरकार को अवांछनीय और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने का अधिकार देना, अर्थात देखा जाए तो बिल्कुल ही पहला यह स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि कह सकते हैं 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की पूरी तरीके से हार ही कह सकते हैं यहाँ पे, जिसका उद्देश्य था अवांछनीय और विध्वंसक विदेशियों को निर्वासित करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ही। बाकी देखा जाए बी सी डी ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसकी संतुष्टि पर तैयार किया गया और संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था? हंटर कमीशन, रेडक्लिफ आयोग, बटलर कमीशन, इसके अलावा हो जाएगा साइमन कमीशन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ही यहाँ पे देखा जाए, माने जो निर्धारण समय था उससे 2 वर्ष पहले ही आ चुका था। ब्रिटिश सरकार ने अपने नए संविधान के तहत भारत की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए सर साइमन की अध्यक्षता में यहाँ पे एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की यहाँ पे नियुक्ति की घोषणा की गई थी। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे और इसीलिए सभी दलों ने आयोग का यहाँ पे बहिष्कार भी किया हुआ था। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और द्वैध शासन को समाप्त करने, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों को एक संघ की स्थापना हो गया, सांप्रदायिक मतदाताओं की निरंतरता आदि की सिफारिश भी यहाँ पे की गई थी। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के, ठीक है, बीच यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का यहाँ पे शुरुआत किया गया था, आपको ध्यान भी होगा। और इन संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र, अब यहीं से निकल के आता है, श्वेत पत्र तैयार किया गया और ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। इस समिति की सिफारिशों को
अब यही है श्वेत पत्र, इसका संबंध हो जाएगा 1935 के अगले भारतीय सरकार अधिनियम में कुछ परिवर्तनों के साथ शामिल करने के लिए किया गया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। 1927 में स्थापित साइमन कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश थी? कौन सी सिफारिश थी? भारत की संविधान प्रकृति में यहाँ पे क्या होना है, कह रहा है कि एकात्मक होना चाहिए, प्रांतीय सरकारों को स्थानीय निकायों को वित्तीय अधिकार देना चाहिए, पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया जाना चाहिए, विधान सभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अब यहाँ पे देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे बोला गया था कि किसी भी प्रकार का वित्तीय हस्तांतरण यहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो दो तो ऐसे गलत हो जाएगा। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। क्या करना चाहिए? वृद्धि की जानी चाहिए। पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करने का भी कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं था। क्या दिया है? समाप्त किया जाना चाहिए, इसीलिए भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्तावित नहीं किया गया था और गवर्नर जनरल की स्थिति पूरी तरीके से अप्रभावित थी, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भारत का संविधान प्रकृति में क्या होना चाहिए? एकात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, उच्च न्यायालय पर भारत सरकार का पूर्ण क्या होना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। आयोग में ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी सदस्य यहाँ पे भारतीय नहीं था, इसके वजह से इसका कितने बार क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, जिसमें कोई ऑप्शन ऊपर करेक्ट नहीं है। 1925 के काकोरी षड्यंत्र केस में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया द रिवोल्यूशनरी शीर्षक वाला एक घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया? सचिंद्रनाथ सन्याल, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए रिवॉल्यूशनरी शीर्षक से एक घोषणा पत्र लिखा हुआ था। ठीक है, HRA। यह 1 जनवरी 1925 को उत्तर भारत के बड़े शहरों के आसपास वितरित किया गया था। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने और संयुक्त राज्य भारत के संघीय गणराज्य के रूप में बदलने का प्रस्ताव दिया हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो इसने सार्वभौमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सार्वभौमिक मताधिकार और सभी प्रणालियों के, ठीक है, उन्मूलन के समाजवादी उन्मुख उद्देश्य की मांग की हुई थी, जो मनुष्यों द्वारा मनुष्य के किसी भी प्रकार के शोषण को संभव बनाते हैं। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन को शुरू होने से पहले आधिकारिक तौर पर कांग्रेस द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। देखिए मैं बता दूं, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए अनुमोदित नहीं किया गया था, एक गलत होगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, जो दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा करना था। इस आंदोलन के दौरान ही निर्णय लिया गया था कि भारत 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए यहाँ पे ठीक है, कांग्रेस का यहाँ पे तिरंगा भी फहराया गया था, तिरंगा झंडा भी फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो पहला तो गलत है। इस आंदोलन के बाद ही ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे शुरू हो गया था। बिल्कुल सही है। देखा जाए ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और क्रूर गोलीबारी का सहारा लिया, जिसमें सैकड़ों लोग इसमें मारे भी गए। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ हजारों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन यह आंदोलन देश के चारों कोनों में फैल गया था और फिर अंग्रेजों द्वारा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। गांधी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। राजपूताना जहाज से गए भी गए थे, ठीक है, कितने बार मैंने मेंशन किया हुआ था। लेकिन सम्मेलन में कुछ भी देखा जाए उतना ठोस रिजल्ट यहाँ पे नहीं निकला और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित यहाँ पे किया गया था। हिंसा के कारण आंदोलन क्या किया गया था, वापस ले लिया गया था। चूँकि देखा जाए इसी दौरान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल में जो बम फेंकने के एवज में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनको, ठीक है, 23 मार्च
1931 को उनको फांसी भी दे दी गई थी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया कि हिंसा के कारण आंदोलन वापस लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेके, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो दोबारा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोबारा इस आंदोलन को पुनर्जीवित किया गया था और हिंसा के कारण उसमें एक ही चीज़ मिलता है, असहयोग आंदोलन को लेके, जो कि चोरा चोरी घटना को लेके जो वापस लिया गया था। इसमें कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि हिंसा के कारण आंदोलन को वापस लिया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो तीसरा भी यहाँ पे कह सकते हैं कि गलत हो सकता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल बी, केवल 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला सविनय अवज्ञा, पहली भूख हड़ताल, पहला असहयोग, पहला सामूहिक हड़ताल। अब इसमें से यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1917 में, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दूसरा है पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है यहाँ पे पहला असहयोग खेड़ा सत्याग्रह। अब यही आपको थोड़ा सा ठीक है कॉम्प्लिकेटेड देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि पहला जो असहयोग जो बताया था मैंने अभी आपको रौलेट सत्याग्रह के दौरान 1918 में, और पहला सामूहिक जो हड़ताल था ये था खेड़ा सत्याग्रह में। तो सी और डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी संकट में और उसके आसपास की घटनाओं में शामिल है, क्या शामिल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व संकट 1939 में आपको ध्यान होगा, त्रिपुरी जो ठीक है संकट था कांग्रेस का, ठीक है, जो त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था। त्रिपुरी की बात करें तो इसे आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रूप में समझ सकते हैं। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे चुना हुआ था। तो पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा के विलय से जुड़े से विवाद, ये तो विवाद नहीं था ना, क्योंकि विवाद का कारण तो था यहाँ पे कि जिसमें गांधीवादी जो नेता थे पट्टाभी सीताराम मैया को यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे हरा दिया गया था। ये सबसे बड़ा विवाद का कारण था, जिसमें देखा जाए ठीक है कांग्रेस के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। ठीक है, 29 जनवरी, ये डेट पूछा जा सकता है, 29 जनवरी 1939 को घोषित परिणामों के अनुसार 1377 मत पट्टाभी सीताराम मैया को मिले हुए थे और 1580 जो मत था सुभाष चंद्र बोस को मिला हुआ था। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को लेके। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पे शुरू किया गया था? व्यक्तिगत क्रिप्स प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। देखिए व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो शुरू किया गया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त 1940 को एक युद्ध की घोषणा की, जिसे ठीक है कह सकते हैं कि ठीक है 8 अगस्त 1940 को, ठीक है, युद्ध की घोषणा नहीं, 8 अगस्त 1940 को ठीक है अगस्त प्रस्ताव के रूप में यहाँ पे किया गया था, जिसमें देखा जाए मांग था पूरी तरीके से भारतीयों का सहयोग लेना था। अगस्त की पेशकश के परिकल्पना के रूप में किया गया था। युद्ध के बाद भारतीयों का एक प्रतिनिधि निकाय एक संविधान को तैयार करने के लिए यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। गांधी इस प्रस्ताव से संबंध मैंने कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब क्या है कि सीमित होगा, प्रतीकात्मक होगा, प्रकृति में पूरी तरीके से अहिंसक होगा, और सत्याग्रहियों को चुनने का काम महात्मा गांधी पर यहाँ पे छोड़ दिया गया था। जिसमें देखा जाए जैसे कि आचार्य विनोबा भावे पहले कह सकते हैं कि व्यक्ति थे, पहले सत्याग्रही थे। उसके बाद देखा जाए ठीक है आगे चल के उनको 3 माह की कारावास की सज़ा दे दी गई। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे चुना गया था जवाहरलाल नेहरू। उनको आगे चल के 4 महीने की
कारावास की सज़ा दे दी गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह कुल मिला के देखा जाए लगभग 15 महीने तक चला। आप लोग कमेंट कर सकते हैं तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तीसरे सत्याग्रही कौन थे, कमेंट आप लोग जरूर करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस नंबर 1 है यहाँ पे संभलपुर विद्रोह, वेलुथम्पी। ठीक है, वेलुथम्पी है यहाँ पे। संभलपुर में हुए विद्रोह का मुख्य कारण था भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त के द्वारा राजस्व में अंग्रेजों द्वारा वृद्धि कर देना था। इसका नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र साई ने यहाँ पे किया हुआ था। तो यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। संभलपुर विद्रोह यहाँ पे हो जाएगा सुरेंद्रनाथ साई। एक का 2, एक का हो जाएगा 2, ऐसा देख पा रहे हैं। यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं, करेक्ट उत्तर हमें मिल गया है। बाकी और आसान हो जाएगा, जैसे कि त्रावणकोर विद्रोह हो जाएगा। वहाँ के जो दीवान थे वेलुथम्पी ने कंपनी के बढ़ती जातियों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसने फ्रांस तथा अमेरिका से भी अंग्रेज के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क किया हुआ था। अंत में 1809 में कंपनी की सेना के बहुत आगे बढ़ जाने पर थम्पी ने आत्महत्या भी कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे बरेली विद्रोह का यहाँ पे संबंध हो जाएगा। लगभग देखा जाए यहाँ पे 1816 में बरेली के लोगों ने स्थानीय अंग्रेज अधिकारियों की जातियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इस विद्रोह का देखा जाए तत्कालिक जो कारण था, अंग्रेजों द्वारा स्थानीय लोगों पर चौकीदारी टैक्स आरोपित कर देना, चौकीदारी जो टैक्स कर जो आरोपित कर देना, उसकी सख्ती से इसका यहाँ पे ठीक है मतलब कह सकते हैं विरोध करना था। ठीक है, इसमें देखा जाए मुफ्ती मोहम्मद एहवाज ने यहाँ पे किया हुआ था। तो सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4, कित्तूर विद्रोह रानी चेन्नम्मा। आपको ध्यान होगा थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने कित्तूर को, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, कित्तूर को स्वतंत्र राज्य मान लिया हुआ था। लेकिन आगे चल के 1824 में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर अंग्रेजों का कित्तूर राज्य से विरोध हो गया और वहाँ की जो महारानी थी जिनका नाम था रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। वहाबी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। सैयद अहमद इस्लामों में सुधारों के पस्तर थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही नहीं है। पहला पूछ रहा है कि इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तन तथा सुधारों के क्या थे, विद्रोह थे। तो यहाँ पे सुधारों के पस्तर होंगे, गलत होगा। यहाँ पे करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा। ये दिल्ली के संत शाह वाली ठीक है उल्लाह से प्रभावित थे। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। इस आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। ठीक है, वह हजरत मोहम्मद काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे सर सैयद अहमद के द्वारा। वास्तव में यह एक पुनरुत्थान आंदोलन था। सैयद अहमद ने या फिर उनके प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही देखा जाए काबुल हो गया। इधर काबुल हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इसके अलावा बंगाल, बिहार, इन सारे क्षेत्रों में फैल गया। कुछ समय के लिए इन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष से बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत अधिक योगदान दिया हुआ था। तो 1857 के विद्रोह में आपको ध्यान भी होगा, अंग्रेजों लोग बोलता भी था कि सबसे अधिक जो हमें समस्या हुई थी 1857 में वो मुस्लिमों से हुई थी। ये मध्यकालीन भारत में दुर्गों के सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाने के बाद दुर्गों का महत्व नहीं रहा। ऐसे में ये बेरोजगार हो गए। 1824 ईस्वी के अंत में इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनके विद्रोह को रमोसियों का भी समर्थन मिला। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस विद्रोहियों से संबंधित है? संभलपुर के विद्रोहियों से, कुर्ग विद्रोहियों, गडकरी विद्रोहियों, कोलियब विद्रोहियों से। उपयुक्त विशेषता देखा जाए तो कोलियब विद्रोहियों के विद्रोहियों से संबंधित है। मध्यकालीन भारत में दुर्ग सैनिक के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद ध्यान रखिएगा ये बेरोजगार हो गए थे कोलियब विद्रोह। ठीक है, कोलियब लोग
1824 के अंत में पश्चिमी घाट एवं कच्छ के सीमावर्ती भाग में कोलियों ने विद्रोह किया, जिसे 1825 में इसको यहाँ पे दबा दिया गया था। विभिन्न चरणों में देखा जाए ये जो विद्रोह फैला हुआ था, जैसे कुछ नेता हैं, चिमनामजी है, भंगारिया है, ठीक है, इन्हीं लोगों के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था और कालांतर में चल के रामोसियों के द्वारा भी इनका यहाँ पे सपोर्ट किया गया था। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी।